तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ओवर कोर्स। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर सैम्पलिंग के क्वेश्चंस नहीं करवाए गए, आगे क्यों उनका आंसर नहीं पता चल रहा। तो मेरे हिसाब से मैंने वीडियो करवा तो दी थी। आई होप आप शायद मैंने ऐप के अंदर जो है उस वीडियो को नहीं लगाया होगा, लेकिन मैं फिर से करवा देता हूँ क्योंकि सैम्पलिंग का मैटर है। तो इसलिए मैंने जो है यही सोचा कि दोबारा से कर देते हैं। अगर हमारे पास वीडियो तो अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि जो है सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन करवाए गए हैं। ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी बोले सर पीडीएफ में आंसर नहीं है। देखो ये जो पीडीएफ है ना, ये जो 475 क्वेश्चंस की, ये पीडीएफ स्पेशली जो है बनाई गई है वो प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है। और वो प्रैक्टिस किसकी? जो मैंने आपको नोट्स दिए ना, उसको अगर पढ़ के ये क्वेश्चन लगाते हो ना, तो आपके लगने चाहिए ये सारे क्वेश्चन। 475 के 475 आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। उस हिसाब से इन क्वेश्चन को जो है सीक्वेंस किया गया है। फिर भी आपको देखो आंसर देख-देख के नहीं लगाना, थोड़ी कोशिश करो, मेहनत करो थोड़ी, है ना? बाकी क्वेश्चंस के तो मैंने आंसर दिए हैं, इसलिए तो दिए हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो उन नोट्स के लिए है कि नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगाओ। ठीक है? बाकी वीडियोज़ के अंदर करवा रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि सरल यादृच्छिक प्रतिस्थापन रहित एसआरएसडब्ल्यूआर विधि में अमाप n, n में से हमें प्रतिदर्श चुनना है, कौन से में से? अमाप n की समष्टि से। n समष्टि से हम क्या ले रहे हैं? n के सैंपल ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मानक त्रुटि जो स्टैंडर्ड एरर जो होता है, वो शून्य होगा? अब देखो सिंपल सी बात है कि हमारे जो स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। ये डिफरेंस बताता है, स्टैंडर्ड एरर इनके बीच का जो डिफरेंस है उस हिसाब से बताता है। तो हमें ये पता है कि स्टैंडर्ड का जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर बटे रूट n होता है। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला होता है। अब हमें ये पूछ लिया कि n का मान हम क्या रखें ताकि हमारा स्टैंडर्ड एरर 0 हो जाए। तो हम n का मान अगर कैपिटल N रख देते हैं तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा अपने आप ही, है ना? ठीक है? क्योंकि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर आपका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में अगर आपका कोई डिफरेंस नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड एरर क्या हो जाएगा? 0। आगे देखिए, प्रति चयन की किस विधि में अधिक पक्षपात होने की संभावना होती है? अब देखो लॉटरी विधि है, लॉटरी मेथड, ये तो आपकी क्या है? रैंडम है, रैंडम, ये भी रैंडम है, स्ट्रैटिफाइड विधि है, मल्टी स्टेज है। तो ये क्या है? रैंडम है और प्रोबेबिलिटी से होती है, यानी सभी इकाइयों को समान चुनने के समान अवसर मिलती है। जबकि सविचार जो होती है ना, वो उस सैंपल लेने वाले के दिलो-दिमाग पर डिपेंड करता है कि उसको सिलेक्ट करेगा, नहीं करेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ये बायसनेस इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, n हम आपकी समष्टि से, तो n हम आपकी समष्टि से हमने ऐसा एसआरएस-डब्ल्यूआर के अंतर्गत n जो है प्रतिदर्श लिया है। तो एक विधिनिज यानी एक स्पेशल सदस्य चुने गए, चुने जाने की जो प्रतिदर्श में शामिल किया जाए, उसकी प्रायिकता हमें पूछी हुई है। ठीक है? चलो, देखो एक बात ये है आपको पता, अगर एसआरएस-डब्ल्यूआर से अगर हम प्रतिदर्श चुनते हैं, तो उसकी इकाई क्या हो, उसका जो सैंपलिंग है वो जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 1/n। अब एक स्पेशल व्यक्ति को नहीं चुनने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल हम चुनते हैं 1, है ना? और उसमें से ये जो सब चुन रहे हैं हम 1/n, यानी एक स्पेशल व्यक्ति को नहीं चुने जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? 1 माइनस n। ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 हो जाएगा ये बटे n। ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके। अब नहीं चुने जाने की है ये, और चुने जाने की क्या हो जाएगी? अब देखो टोटल चांसेज़ होते हैं 1, और उसमें नहीं चुने जाने की प्रायिकता क्या है? 1 1/n। ठीक है? तो इसको आप सी आंसर में कर लोगे, या फिर ऐसे भी दे सकता है 1 माइनस n-1/n। ठीक है? ये भी आप मिल सकता है, आपको कई बार कन्फ्यूज़ करने के लिए अलग-अलग चीज़ें देता है। चलिए, आगे देखिए। एक जो स्ट्रैटिफाइड यादृच्छिक जो प्रतिचयन है, क्या हो गया भाई पेन को? यदि समस्त सत्रों का जो प्रसरण है, वेरिएंस बराबर हो जाता है तो नेमन का आवंटन बदल जाएगा। अगर वेरिएंस सबका बराबर हो जाता है तो फिर ये क्या बन जाएगा? समानुपाती आवंटन बन जाएगा, प्रोपोर्शनल एलोकेशन बन जाएगा। ठीक है? प्रोपोर्शनल एलोकेशन बन जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? जो यादृच्छिक आवंटन है वो भी कहते हैं ना। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। एन का बटन दब गया सर। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी यादृच्छिक प्रतिचयन की सारणियाँ नहीं है? देख लेते हैं। टिपेट की तो है, फिशर एवं गेट्स की भी है ना? और केडाल और बोटिगटन स्मिथ है, इनकी भी है। कार्ल सिंह की आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी, ना ही आपने पढ़ी होगी, है ना? तो इसकी नहीं होती। अगर हम बात करें यादृच्छिक प्रतिचयन संख्याओं की, तो टिपेट की सारणी है। देखो, टिपेट की है, ये तो 1927 की है, ठीक है? और आपकी फिशर एवं गेट्स की है, फिशर एवं योट्स की है। केडाल एवं बोटिगन स्मिथ की है, रेड निगम की है, राव मित्रा और मेथेई की है।
और एक कंप्यूटर जनित भी होती है। तो ये सब जो है विधियाँ हैं। चलिए, देव निर्देशन की ढोल घुमाकर रीति के अंतर्गत कितने अंकों की संख्या अंकित की जाती है? तो ये तो 0 टू 9 है, ठीक है? ये संख्या अंकित होती है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के एक कारखाने में के श्रमिकों के जीवन अध्ययन करने हेतु कौन-सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? हम क्या कर रहे हैं, जोधपुर के एक कारखाने के श्रमिक जीवन हेतु क्या कर रहे हैं हम, विधि का निर्देशन कर रहे हैं, तो उसकी विधि कौन-सी होगी? अगर हम उसमें बात करें, तो हम सत्रित जो प्रतिदर्श है जो आपकी सर्टिफ़ाइड और मिक्स सैंपलिंग है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें इसमें जो है आपका रैंडम और नॉन रैंडम दोनों विधियों को मिला के यूज़ किया जाता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटा के बीच में बाँटते हैं। पहले क्या करते हैं, स्ट्रैटा के बीच में बाँटते हैं। अब देखो, यहाँ पे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे स्ट्रैटिफ़ाइड है ना, अब देखो, इसको देखो, स्ट्रैटिफ़ाइड है, स्ट्रैटिफ़ाइड को हम विशेष गुणों के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आय के आधार पर बाँट लिया, ठीक है? या फिर किसी और गुण के हिसाब से बाँट लिया, तो ये जो स्ट्रैटा होता है ना, स्ट्रैटा, इसके अंदर आप देखोगे कि इसका जो ये ग्रुप है, मान लो कि स्ट्रैटा बना लिया हम, जितने भी स्ट्रैटा बनेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर विथिन यानी ये जो ग्रुप है, इसके अंदर विथिन जो वेरिएंस है, वो क्या होगा? काफ़ी कम होगा। वेरिएंस क्या होगा? काफ़ी कम होगा, ठीक है? ऐसे ही हम क्लस्टर को देखते हैं ना, तो क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर के अंदर हम जो क्लस्टर बनाते हैं, जो गुच्छे बनाते हैं, उसके अंदर जो होता है होमोजेनिटी नहीं होती, तो इनका जो होता है विथिन ग्रुप वेरिएंस क्या होता है? ज़्यादा होता है और बिटवीन ग्रुप्स क्या होता है? वेरिएंस आपका कम होता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है? तो इसके साथ ही थोड़ा-थोड़ा आप पढ़ते चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपकी स्तरित प्रदर्शन हो जाएगा। डेटा में बाँटेंगे, उसके बाद से जो है रैंडम हिसाब से अभी इकाइयाँ चुन सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से कौन-सी प्रतिचयन विधि नहीं है? कौन-सी प्रायिकता की प्रतिचयन विधि नहीं है? देखिए, एक तो है बहुस्तरीय, ये तो आपकी प्रायिकता है। सुविधाजनक, ये आपकी प्रायिकता नहीं है। ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम होती है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे प्रायिकता प्रतिचयन पूछा है। ठीक है, ठीक है। बहुस्तरीय ये आपकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। विवेक प्रतिचयन ये भी आपकी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी है और स्नोबॉल भी नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पे प्रायिकता प्रतिचयन विधि पूछी है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति चयन की वह रीति जिसमें समग्र की एक इकाई को चयन के समान अवसर होते हैं। तो ये पूछ लिया आपको, ठीक है? सरल देव निर्देशन एसआरएस के अंदर होता है, ठीक है? ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। फिर उसके बाद जो मिक्स आती है ना, लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं, वो सारी जो है जिसमें आती है आपकी ये स्ट्रैटिफाइड हो गई, क्लस्टर हो गई, मल्टी स्टेज हो गई, है ना? ये सारी किसमें आती है? लिमिटेड में आती है क्योंकि वहाँ पे जैसे अगर स्ट्रैटा की बात करूँ मैं, तो स्ट्रैटिफाइड है ना, उसमें अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो होते हैं ना, इसमें विशेष गुणों के आधार पर स्ट्रैटा बाँटते हैं। तो ये तो आपका क्या होता है? स्ट्रैटा बाँट रहे हैं हम, ये क्या रैंडम है? नहीं है ना? तो इसमें तो हमने क्या लगाया? सभी भई हमने क्या है हमारा प्रोपोज़िव लगाया एंड देन उसके बाद जो हम है एसआरएस लगाकर क्या करते हैं? इकाइयाँ चुनते हैं। तो वो क्या हो जाती है फिर लिमिटेड आपकी हो जाती है, लिमिटेड रैंडम सैंपलिंग हो जाती है, ठीक है? और इसी तरह देखो ये चीज़ें ही आपको समझ में आती है। देखो स्ट्रैटा जो होता है, हम बनाते हैं, ठीक है? स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड, ठीक है? इसके अंदर हम बात करें स्ट्रैटिफाइड के अंदर हम स्ट्रैटा आगे बाँटेंगे, ठीक है? स्ट्रैटा अब जो होगा ना, जैसे कोई गुणों के आधार पर बाँट रहे हैं, जैसे आय के आधार पर बाँट लिया हमने, तो कि इनके अंदर जो हमने लिखे हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर जो वेरिएंस रहेगा वो क्या रहेगा? कम, क्यों? क्योंकि ये एक जैसे ही हैं, वेरिएंस क्या रहेगा? कम रहेगा। और हम दूसरा स्ट्रैटा लेंगे तो इनके बीच में क्या रहेगा? भई जो विथिन वेरिएंस है, ग्रुप के अंदर विथिन वेरिएंस है वो तो कम होगा और जो बिटवीन वेरिएंस है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। बिटवीन वेरिएंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? ऐसे ही हम क्लस्टर बाँटते हैं ना, भई होमोजेनिटी होगी, होमोजेनिटी अगर डेटा के अंदर होमोजेनिटी है, तो हम तो किसका यूज़ कर लेंगे? सरल देव निर्देशन का। अगर होमोजेनिटी नहीं होती, हेटेरोजेनिटी होती है, तब हम स्ट्रैटिफाइड और ये लिमिटेड सैंपलिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया स्ट्रैटा को एक गुण के आधार पर बाँटा, फिर उसके बाद जो है रैंडमली हमने इकाइयों को लिया। तो आपको समझ में आ गया कि इनके अंदर विथिन और जो बिटवीन होता है वो समझ में आ जाना चाहिए। क्लस्टर के अंदर क्या होता है? हेटेरोजेनियस डेटा है, हमने सीधा जो है क्या बना लिया क्लस्टर, ठीक है? सीधा क्या बना लिया क्लस्टर। इसमें हमें क्या नहीं होता, हमें पॉपुलेशन का पता नहीं होता। ठीक है? तो इनके अंदर जो होगा ना, ये जो ग्रुप है, क्योंकि हमने सीधे मुँह उठा के स्टार्टअप बनाए हैं, जितने ज़्यादा आपके गुच्छे होंगे, उतना ज़्यादा आपका रहेगा क्या रहेगा जो है ये एफिशिएंस होगा क्लस्टर सैंपलिंग। लेकिन इनके अंदर हमने मान लो कि डायरेक्टली फिल किए हैं, तो ये विथिन जो होगा ना बिटवीन जो वेरिएंस होगा, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ तक कर लिया था हमने। प्रतिचयन की वह रीति जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को समान का अवसर होता है, तो ये हमने बात कर ली। समग्र की सभी इकाइयों की सूची को हम क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिए बस यहाँ पे एक वर्ड जो है ना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की जो सभी इकाइयाँ होती है ना उसकी सूची को हम क्या कहते हैं? प्रतिजन डाटा सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं, ठीक है? ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ठीक है? कई बार क्या हो जाता है, हम जो है सैंपल के हिसाब से सैंपल समझे। प्राचल विशेषता दर्शाता है। प्राचल जो होता है ना जो पैरामीटर है, वो समग्र की विशेषताएँ दिखाता है, ठीक है? प्रतिदर्श की स्टैटिस्टिक्स में समग्र के सभी मदों को वर्णनात्मक, भूगोलिक, क्रमवार या अन्य किसी आधार पर क्रमबद्ध करके उनमें से पूर्व निर्धारित मात्रा की इकाइयों को समान दूरी से न्यायाधीश में चुना जाता है। अब देखो, इनको क्या किया पहले तो बाँटा है। अब देखिए सुनते जाइए, इनको जो क्वेश्चन्स है ना, इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो आप।
पहले इसने क्या करा है, इनको जो है एक आधार पर बाँटा है। फिर उसके बाद इसने एक इकाई चुनी और समान दूरी पर, जैसे मान लो इसने क्या करा, n चुन लिया, ठीक है? अपनी कोई इकाई चुनी, मान लीजिए वो इकाई है 21, फिर इसने समान दूरी पर हर इकाई को चुना है, जैसे 31 10 जोड़ के, फिर इसको 10 जोड़ा तो 21, 31, 41 ऐसे चुन लिया, ठीक है? तो ये क्या होती है, व्यवस्थित देव प्रदर्श निर्देशन होती है, ठीक है? इसके अंदर हम समान चुनते हैं, रैंडमली एक इकाई को लेते हैं, फिर निश्चित अंतराल पर हम जो है इसको चुनते जाते हैं, ठीक है? 25 इकाइयों में से 2 इकाइयों का बिना प्रतिस्थापन SRS विदाउट रिप्लेसमेंट, तो प्रतिदर्श की कुल संख्या क्या होगी? तो हमारा क्या फ़ॉर्मूला होता है? एनसीएन होता है, यही फ़ॉर्मूला होता है एनसीएन। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, देखो 25 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो आपका 25 गुणा 24 और 2 गुणा 1, ये 2 ही लेना है हमें। देखो 25 C2 हो जाएगा, 25 का कॉम्बिनेशन लेना है, तो यहाँ से 18 300 हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा केयरफुली आपको सोल्व करना है। सत्रित प्रतिचयन किस श्रेणी में आता है? अगर हम सत्रित की बात करें तो आपको पहले ही बताया लिमिटेड, है ना? लिमिटेड, ठीक है? प्रतिबंधित, लिमिटेड बोल सकते हैं, मिक्स बोल सकते हैं। चलिए, विश्व कप क्रिकेट के लिए चयन कहा जाएगा, विश्व कप के लिए क्रिकेट टीम का चयन कहा जाएगा। तो ये तो आपके क्या होगा, प्रपोज ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में अपने पर्पज के हिसाब से लेंगे। उन परिस्थितियों में, जैसे आपने देखा नहीं है, कोई छोटे-मोटे मैच होते हैं, उसके अंदर बड़े खिलाड़ी को रेस्ट दे दिया जाता है, तो प्रपोज ही होता है। इन परिस्थितियों में उपयोग की जाती है जब समग्र स्पष्ट रूप से प्रभावित न हो और प्रतिजन इकाइयाँ भी स्पष्ट न हो। याद कीजिए, अभी बताया मैंने आपको, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ठीक है? तो कौन-सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? सुविधानुसार। छोटे-छोटे क्वेश्चनों को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना। आपको पता नहीं है कि जो क्वेश्चन्स है ना, बहुत बेसिक पूछेंगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आपको पता है कि आपने जिन चीज़ों को पढ़ा है उससे क्वेश्चन कितने भी कठिन बन सकते हैं। आप थ्योरेटिकल रह ही नहीं सकते, है ना? एक और क्वेश्चन सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, उसको देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि छोटे क्वेश्चन कितने खतरनाक होते हैं ना। एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण का स्कोप किस पर निर्भर करता है? प्रतिदर्श सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? साधन क्या है हमारे पास? और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम क्या है? ये सभी पे डिपेंड करता है। यादृच्छिक प्रतिचयन को निम्नलिखित में से भी जाना जाता है। तो यादृच्छिक को हम किससे जानते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग से, प्रायिकता प्रतिचयन से। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या को होमोजेनियस समूह में किसी विशेषता के अनुसार विभाजित किया जाता है। यह विधि क्या है? तो ये भी हम करके आए हैं अभी जस्ट, जो मैंने आपको चीज़ें बताई विथिन और जो आपकी बिटवीन वाली, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ये स्ट्रैटिफाइड हो जाएगा। स्ट्रैटा बाँटते हैं, होमोजेनिटी के हिसाब से क्या बाँटते हैं? स्ट्रैटा। अब मान लीजिए कि एक स्ट्रैटा है और उसके अंदर होमोजेनियस है, तो उनके अंदर वेरिएंस क्या होगा? कम होगा, ठीक है? लेकिन ये किसी और आधार पर, ये किसी और आधार पर, इनके अंदर तो क्या होगा? कम होगा, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी घटना के होने पर m ढंग है और नहीं होने के n ढंग है, तो घटना के घटित होने की, अगर घटित होने की प्रायिकता की बात करें, तो m होने की प्रायिकता है, टोटल प्रायिकता क्या है? m+n है। m/m+n हो जाएगा, m/m+n, ठीक है? प्रतिचयन ही सिर्फ़ एक तरीका है, एक बल्ब की ज़िंदगी, एक व्यक्ति का खून, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की खून की जाँच। क्योंकि अगर हमने पूरा खून लगा के, खून निकाल के चेक किया, तो वो बंदा पहले ही मर जाएगा। प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किसमें नहीं हो सकती? देखते हैं। प्रतिदर्श आकार, आकलन विधि, प्रतिचयन विधि और प्रतिदर्श माध्य। क्या बोला है? प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किसमें नहीं हो सकती? प्रिसिशन की बात करता है, यानी अगर हम सैंपल, और सैंपल जो निकालते हैं, उसका जो मान है वो पैरामीटर से कितना अनुमानित रहता है, उस चीज़ की बात करते हैं। प्रतिदर्श जिसके अंदर जो मानक त्रुटि है ना, वो जितनी कम होगी, वो क्या होगा आपका, उतना ही पैरामीटर के आस-पास रहेगा उसका अनुमान, ठीक है? तो इसमें जो अगर हम बात करें कि विश्वसनीयता के किसके आधार पर तय होती है, एक तो होता है आपका सैंपल का साइज़, ठीक है? सैंपल साइज़ पे, ठीक है? और दूसरा मेथड ऑफ एस्टीमेट क्या है, हमने कैसे एस्टीमेट किया है, उसका मेथड क्या लगाया, मेथड ऑफ एस्टीमेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और एक आपका क्या होता है, जो सैंपलिंग मेथड है, वो मेथड ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग मेथड, इनके ऊपर आपकी जो है विश्वसनीयता निर्धारित होती है, सैंपलिंग मेथड, ठीक है? ये आपका नहीं। बड़ी संख्याएँ छोटी संख्याओं की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। निर्देशन सर्वेक्षण का कौन-सा नियम बताता है? बढ़िया क्वेश्चन है। इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। महांक जड़ता का नियम हो जाएगा। ये दोनों ही आपके नियम इम्पोर्टेंट है। महांक जड़ता का नियम और स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी, ये दोनों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। एक व्यक्ति एक परिवार का प्रतिचयन करना कहलाता है। एक व्यक्ति में, एक परिवार से एक व्यक्ति को हम प्रतिचयन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सैंपलिंग यूनिट कहलाता है। समग्र में चुने गए प्रतिदर्श की इकाइयों, अभिलक्षणों को संख्यांकीय माप क्या कहलाता है? समग्र से अगर हम प्रतिदर्श की इकाइयों को चुनते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। उससे हमने जो मान निकाले हैं, भई अगर सैंपल है,
जो पैरामीटर है उससे पॉपुलेशन है उसमें से सैंपल लेते हैं। इनके जो माप होंगे वो क्या कहलाएँगे आपके स्टैटिस्टिक्स कहलाएँगे, ठीक है? प्रतिचयन की वह विधि जिसमें समग्र को निश्चित आधार संख्यात्मक, भौगोलिक, वर्णनात्मक रूप में बाँटा जाता है, यह विधि कौन-सी है? तो यह विधि वही हो जाएगी, आपको 2-3 बार ये चीज़ों को करा दिया है, अब तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें संख्यात्मक, भौगोलिक, वर्णनात्मक में बाँटा जाता है, तो ये क्या आपकी सिस्टमैटिक क्योंकि इसके अंदर हम बाँट के क्या करते हैं, एक निश्चित इकाई एक इकाई जो रैंडमली चयन करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, उसके अंदर जो हम एक निश्चित तौर पर जो है इकाइयों को जोड़ के हम नेक्स्ट इकाई चुन लेते हैं। एक प्रतिदर्श की परिशुद्धता एक प्रतिदर्श की जो परिशुद्धता है, वो किस पे डिपेंड करती है? प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल के मूल के बराबर बढ़ती है, प्रत्यक्ष से बढ़ती है, प्रतिदर्श के अनुपात में नहीं बढ़ती, प्रतिदर्श आकार के बढ़ने पर घटती है। अगर हम सैंपल की परिशुद्धता की बात करें, तो प्रतिदर्श के आकार के वर्गमूल में बढ़त के बराबर क्या होती है आपकी? बढ़ती है। ठीक है? ए ऑप्शन इसमें नेक्स्ट देखिए, प्रतिदर्श का आकार निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन-सा सूत्र उपयोग में लाना चाहिए? प्रतिदर्श आकार का निर्धारित करने के लिए, तो वांछित प्रतिदर्श आकार बटे जवाब देने वालों का संभावित अनुपात, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक संख्या जो जनसंख्या समग्र में आंकलित की गई है तथा जनसंख्या की विशेषता की मात्रा बताए, को हम क्या कहते हैं? एक जनसंख्या जनसंख्या समग्र से ली गई है और जनसंख्या की विशेषता बताए, वो पैरामीटर हो जाएगा। ये आंसर करोगे। प्रतिदर्श सैंपल व समग्र के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? n/n, ठीक है? सैंपलिंग फ्रैक्शन प्रतिचयन अंतर, ठीक है? सैंपलिंग फ्रैक्शन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः सबसे बड़ा प्रतिदर्श आकार होना चाहिए? किसमें सबसे बड़ा प्रतिदर्श आकार होना चाहिए? अगर हम बात करें क्रमबद्ध अनुपातिक स्तरित प्रतिचयन, समूह प्रतिचयन और इनमें से, तो आपका जो क्लस्टर सैंपलिंग है, ठीक है? जो गुच्छ प्रतिचयन है, उसके अंदर आपका आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें पॉपुलेशन निर्धारित नहीं होती, ठीक है? ठीक है? उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो और गुच्छों की संख्या ज़्यादा हो ना, तब आपका सही रहता है। त्रुटि शब्द का संख्यांकी में अर्थ क्या है? त्रुटि शब्द का संख्यांकी में अर्थ क्या होता है? यानी आपका स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का जो अंतर है, वही आपका क्या होता है, इसमें एरर कहलाता है। इनका जो डिफरेंस होता है। निम्नलिखित में से प्रतिचयन की कौन-सी रीति देव निर्देशन व सविचार दोनों का जो मिश्रित रूप है, मिश्रित को हम किस नाम से जानते हैं? मिश्रित जो आपकी है स्ट्रैटिफ़ाइड, इसको ही हम बोलते हैं मिक्स सैंपलिंग। स्ट्रैटिफ़ाइड को हम क्या बोलते हैं? मिक्स सैंपलिंग। क्योंकि इसमें से पहले हम क्या लेते हैं? प्रोपोज़िव सविचार, ठीक है? और उसके बाद क्या लेते हैं? रैंडम एसआरएस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 विद्यार्थियों में 2 विद्यार्थियों को चयन करना है और वो भी एसआरएस डब्ल्यूआर से करना है, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा? एन की स्क्वायर एन होता है ना इसमें तो, एस एन की स्क्वायर क्या होता है? एन होता है। एन स्क्वायर एन होता है, ठीक है? उसका क्या होता है? एनसीएन होता है, ठीक है? ओआर का, डब्ल्यूओआर, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा फिर? 25 स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी 625। निम्नलिखित में कौन-सा प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं है? पर्याप्तता, प्रतिनिधित्व, निर्भरता, समरूपता। अगर हम बात करें तो ये निर्भरता जो है आपका प्रतिचयन का आवश्यक तत्व नहीं होता, पर्याप्तता होनी चाहिए, वो प्रतिनिधित्व करता रहना चाहिए और होमोजेनिटी होनी चाहिए। एक प्रतिचयन अच्छा तब कहलाता है जब संभावित प्रतिदर्श चुनने की संभावना क्या हो? समान हो, यानी सभी के लिए समान अवसर हो, तभी एक अच्छा प्रतिचयन कहलाता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कोक्सटन एंड काउंटन का स्टेटमेंट है ये। जब आँख बंद करके बहुत सी पर्चियाँ आवश्यकता के अनुसार चयन की जाती है, इस विधि को क्या कहते हैं? तो ये विधि तो आपकी वही है लॉटरी, ठीक है? ये तो आजकल बहुत चलता है। निर्देशन विधि के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सैंपलिंग के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। सैंपल के माध्यम से हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का, ठीक है? एस्टिमेट किया जाता है। टिबेट 1927 की देव प्रतिचयन सारणी में 4 अंकों वाली कितनी संख्याओं की सूची प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ठीक है? एग्ज़ाम्स में 10,400, ठीक है? टिबेट 1927 के अंदर सारणी दी गई है 4 अंकों वाली। साधारण देव प्रतिचयन प्रभावी होता है। समग्र विषमरूपी नहीं है, समग्र विभिन्न खंडों में है। साधारण देव चयन प्रतिचयन यानी एसआरएस कब प्रभावी होगा, एफिशिएंट होगा? विषमरूपी भी नहीं है। अच्छा होमोजेनिटी के अंदर ये क्या होता है? प्रभावी होता है। समग्र विभिन्न खंडों में है, तो ये अगर विभिन्न खंडों में है, तो आपका प्रभावी नहीं है। समग्र बहुत बड़ा नहीं है, तो भी ये प्रभावी होता है। डी आंसर इसमें आप सही करोगे। प्रतिचयन से संबंधित है, प्रायिकता सिद्धांत, महक जड़ता सिद्धांत, उपयुक्त सांख्यिकीय नियमितता सिद्धांत। तो ये सारे जो सिद्धांत है वो आपके प्रतिचयन से संबंधित है। ये तो आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी होगी, है ना? महक जड़ता नियम, स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी, ये सब क्या है आपके एक थ्योरी ऑफ जो आपका ऑप्टिमाइजिंग भी आता है और थ्योरी ऑफ वैलिडिटी भी आता है। ये भी आप 3 जोड़ दीजिए। देखिए, आपके प्रतिचयन से संबंधित है ना, कुछ बोल सकता है। तो एक तो आप थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग का भी ध्यान रखिए, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, ठीक है? एंड एक क्या आपको थ्योरी ऑफ वैलिडिटी, ठीक है? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है ही इसमें, ठीक है? और स्टैटिस्टिकल लॉ ऑफ इनर्शिया है आपका, महक जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर,
ठीक है? और आपकी क्या है? महांक जड़ता आ गया, स्टैटिस्टिकल रेगुलैरिटी 5 ही है ना, ये याद रखना। लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लॉटरी के लिए तो हम किसका करते हैं? सरल देव प्रतिचयन का ही करते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। प्रतिचयन रीति प्रतिचयन रीति किस दिशा के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रतिचयन समुद्र जल के लिए, लवणता भार के लिए, खाद्यों के प्रकार के लिए, कार के प्रकार जानने के लिए, इसके लिए आपकी क्या है? प्रतिचयन रीति उपयुक्त नहीं है, कार की अगर प्रकार जानना है। एक यादृच्छिक प्रतिचयन की सूक्ष्मता प्रिसिशन बढ़ती है, प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल में वृद्धि अनुपात में। तो ये क्वेश्चन हम जो है ना अभी करके आए हैं पीछे, ठीक है? ये किसमें बढ़ती है? प्रतिदर्श आकार के वर्गमूल में वृद्धि करने के अनुपात में, ठीक है? तो ये आपका 88 क्वेश्चन्स थे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमने क्वेश्चन्स नहीं कराए, तो वो भी आपको क्वेश्चन्स करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक